लास्ट क्लास में हमने प्रेम्बल कंप्लीट किया था और लगभग 2-3 क्लासें हमने प्रेम्बल को लेकर डिस्कस की हैं। किसी को कोई डाउट प्रेम्बल को लेकर? देखिए, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 आज शुरू करने वाले हैं हम। ठीक है, देखिए भारत का संविधान जो है उसका जो ये पार्ट है और जो आर्टिकल 1 आप देख रहे हैं, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, वो आपके सामने 3 बातें क्लियर करता है। पहली ये कि भारत को किस नाम से जाना जाएगा। दूसरी बात ये क्लियर करता है कि भारत की जो टेरिटरी है उसमें क्या क्या आता है। और तीसरी बात ये कि भारत का स्वरूप कैसा है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि संघात्मक है, किसी का कहना है कि भारत एकात्मक स्वरूप है, और ये भी कहा जाता है कि भारत कोऑपरेटिव फेडरल है, कोई यूनिटी सिस्टम बताता है। तो भारत का स्वरूप कैसा है ये आज हम क्लियर करेंगे अनुच्छेद 1 के द्वारा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 1 में आप देखिए क्या लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं। पहली लाइन क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया। 2 वर्ड्स आप देखते हैं कि यूज किए गए हैं, भारत अर्थात इंडिया, कि आप फर्स्ट आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि भारत और इंडिया दोनों वर्ड इंडिया के लिए यूज किए गए हैं। दूसरी कि भारत का स्वरूप बता रहे हैं ये कि राज्यों का संघ होगा। क्या लिखा है? राज्यों का संघ होगा, मीन्स कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स किस चीज को क्लियर करने के लिखा गया है? भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है, इसको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, राज्यों का संघ होगा, इसके लिए यहां पर यूनियन वर्ड का यूज किया गया है, राज्यों का संघ। देखिए, जो संघ शब्द है इसके 2 इंग्लिश मीनिंग होते हैं, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरल। ठीक है, देखिए फेडरेशन और यूनियन, 2 जो वर्ड हैं इनके मीनिंग तो सेम निकलते हैं, दोनों का ही मीनिंग एक ही है, सेम, संघ। जबकि हमारे संविधान के अंदर यूनियन वर्ड का यूज किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जो यूनियन जो शब्द है वो ऐसी संस्था के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी इकाइयां आकर मिल जाए, और उसको क्या कहते हैं? यूनियन। इससे पहले भी जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जब पढ़ रहे थे तब भी हमने एक क्लास के दौरान इस पॉइंट पर चर्चा की थी। और फिर अब दूसरा वर्ड देखते हैं, फेडरेशन। फेडरेशन का मीनिंग क्या है कि बहुत सारे लोग या फिर इकाइयां, कुछ समूह एक जगह आकर मिल जाए, वो क्या होता है? फेडरेशन। लेकिन देखिए, जो फेडरेशन बनता है, कुछ जैसे स्टेट्स हैं, कुछ अलग अलग समूह हैं, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो जब वो किसी समझौते के तहत मिलते हैं, समझौते के तहत मिलते हैं तो वो होता है
फेडरेशन। और जब समझौते के तहत इस तरह से मिलकर कोई समूह बनता है तो ऑब्वियसली जब कोई समझौता होगा तो उसमें कुछ ना कुछ शर्तें होती है। इसका मतलब ये है कि समझौते से जिस संस्था का जन्म होता है उसको फेडरेशन कहते हैं, और समझौते से जन्मी जो संस्था होती है उसको उस समझौते से बाहर निकलने का राइट भी होता है। तो जो फेडरेशन जो होता है उसमें ये होता है कि बहुत सारे समूह मिलते तो हैं लेकिन ये अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं। इसलिए और जो यूनियन है, यूनियन में ये है कि समझौते के तहत बना हुआ राज्य नहीं है भारत, क्योंकि जो इकाइयां भारत में शामिल हो गई उनको ये अधिकार नहीं था कि वो इसको छोड़ सके, बाद में इससे अलग हो सके। इसी को कहते हैं कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्योंकि ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ इसलिए है क्योंकि राज्य से आप अलग नहीं हो सकते, राष्ट्र से आप अलग नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिए ये अगर अलग हो गए तो ये अविनाशी, जो फेडरेशन जो होता है सिस्टम, वो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, क्योंकि इससे जो संघ बनेगा तो ये तो अविनाशी रह सकते हैं क्योंकि जैसे ये अलग हो जाएंगे तो जो ये संघ था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इंडिया जिस तरह से बना है उसमें ये विनाशी है, क्योंकि देखिए विनाशी कैसे, जैसे ये काफी सारे स्टेट आप देख रहे हैं, ये दो स्टेट अगर इनको मिला के एक कर दिया गया तो जो एक खत्म हुआ है स्टेट, तो ये विनाशी राज्यों का समूह है। और विनाशी राज्य होने की वजह से जो संघ बना है उसमें से ये कभी अलग नहीं हो सकते, इसलिए ये जो संघ है वो अविनाशी है। क्योंकि राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि ये इससे अलग नहीं हो सकते हैं और अलग न होने के अधिकार के कारण ये संघ का विनाश पॉसिबल नहीं है। और फेडरेशन के तौर पर अगर आप देखते हैं तो अमेरिका इसका एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पर सब राज्यों की अपनी नागरिकता है और उनको ये राइट भी है कि वो कभी भी अलग भी हो सकते हैं। और इसके अलावा भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन ये क्लियरली कहीं भी मेंशन नहीं है कि ऐसा है। आपको सिर्फ ये जो वर्ड है राज्यों का संघ, यही चीज एक क्लियर करेगी कि हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। अब आपको लग सकता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी संघात्मक लिखा क्यों नहीं गया, क्योंकि सिर्फ इस वर्ड से ही ये क्लियर हो रहा है कि स्पेसिफिक, और जैसे शासन व्यवस्था जो है स्वरूप शासन का जो है उससे हो सकता है लगे, लेकिन स्पेसिफिकली संघात्मक शासन यहाँ पे होगा ये क्लियरली कहीं नहीं लिखा गया है। तो अब अगर आपको ये लगता है, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि जब संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया तो लिखा क्यों नहीं गया। देखिए फेडरेशन शब्द प्रयोग में क्यों नहीं लाया गया, इसमें जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत सोच समझकर ये स्टेप लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि देश में बहुत सारी जातियां हैं, धर्म हैं, समुदाय हैं, वर्ग हैं, इतना एक वेरिएशन लिए हुए जो कंट्री है इसको एक करके रखना बहुत टफ टास्क हो सकता है, क्योंकि इतनी भिन्नता वाले लोगों को एक बनाए रखना एक बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, ये संविधान निर्माता पहले से ही जानते थे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि इतना सब कुछ ये स्थिति होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि पंजाब में खलिस्तान का मुद्दा, मेघालय में भी बहुत बड़ा एक आंदोलन इस मुद्दे से जुड़ा हुआ रहा है। तो ये व्यवस्था इसीलिए की गई थी कि जो सारी इकाइयां मिलकर जो इंडिया का जो एक निर्माण हुआ है वो इस तरह का फेडरेशन नहीं बनना चाहिए कि उससे सबको अलग होने का राइट मिल सके, क्योंकि ऐसे अगर इस तरह की स्थिति संविधान निर्माता नहीं चाहते थे, क्योंकि इस तरह से तो हो सकता है एक समय ऐसा आएगा कि सब अलग अलग होते होते शायद राष्ट्र समाप्ति की ओर चला जाए। इसलिए ये स्पेसिफिकली ये वर्ड नहीं लिखा गया और ये व्यवस्था नहीं की गई कि आप इकाई, कोई भी इकाई राष्ट्र में जुड़ने के बाद में अलग हो सकती है। अब देखिए आगे देखते हैं कि जो आर्टिकल 1 है उसमें क्या क्या आता है।
राज्य और उसके राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। देखिए जो पहली अनुसूची में जो स्टेट, जैसे कोई भी स्टेट, जितने भी स्टेट इंडिया में हैं वो सब उसकी लिस्ट कहाँ दी गई है, पहली अनुसूची में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 1 की सब क्लोज 3 में देखते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में आएगा कौन कौन। तो क्या लिखा है, राज्यों के राज्य क्षेत्र और पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे वो समाविष्ट होंगे। देखिए 3 चीजें बताई गई हैं, राज्य, संघ शासित प्रदेश और अर्जित प्रदेश। तो जो राज्य का कंसेप्ट है, एच.वी. कामत साहब थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो ये राज्य शब्द प्रयोग किया गया है, क्योंकि राज्य को लेकर एक मुद्दा ये है कि संविधान में कंट्री के लिए भी राज्य शब्द का यूज किया जाता है। तो एच.वी. कामत सर ने ये डिस्प्यूट ना हो, इसको खत्म करने के लिए कहा था, एक सुझाव दिया था कि राज्य के स्थान पर प्रदेश शब्द और इंग्लिश में ही प्रदेशाज ये यूज किया जाए, लेकिन इनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इसलिए जो प्रोविंसेस हैं उनके लिए जो यूज किया गया शब्द, जो राज्य हैं जैसे कि अपने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, ये सब राज्य हैं, उनके लिए राज्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो राज्यों के राज्य क्षेत्र की इनकी सीमा के अंतर्गत जितना क्षेत्र आता है वो आएगा इंडिया में, और पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र कि जितने संघ राज्य क्षेत्र हैं। अब इन दोनों में, संघ राज्य क्षेत्र में और राज्यों के राज्य क्षेत्र में अंतर क्या है ये देखते हैं, क्योंकि ये दोनों को अलग अलग बताया गया है कि ये क्या दोनों शामिल होंगे। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। देखिए राज्य में क्या होता है कि विधानसभा या विधान परिषद दोनों होते हैं, विधानसभा या विधान परिषद, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, या किसी स्टेट में एक भी हो सकता है। इसके अलावा मंत्री परिषद होती है, इसका मुख्य सीएम होता है, एक राज्यपाल होता है और राज्य सूची है जिस पर कानून विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। कानून निर्माण का कार्य कौन करता है? विधानमंडल। ठीक है, इसके ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र में देखिए शासन कौन करता है? संघ सरकार, क्योंकि देखिए इसमें ना राज्य सूची होती है, ना राज्यपाल, ना सीएम, ना मंत्री परिषद, ना विधान परिषद या ना विधानसभा। तो इन सबको यहां पर रिप्लेस कौन करता है? यहां कानून बनाती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, तो संसद और जो मंत्रिमंडल होता है वही कानून बनाता है। ठीक है, और जैसे राज्यों में सीएम होते हैं, उन्हीं के स्थान पर जो संघ राज्य क्षेत्र है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक। ठीक है, और कोई स्पेसिफिकली सूची नहीं होती है, क्योंकि संसद ही इस पर कानून बनाती है। इसके अलावा दो आप देखते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। इनमें आप संघ शासित प्रदेश होने के बावजूद भी आप देखते हैं कि विधानमंडल है, सीएम है, इनको अलग दर्जा एक दिया गया है। दिल्ली और पुडुचेरी, जहां पर सीएम है और विधानमंडल भी है।
शेड्यूल एक क्या है बताती है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे, वो लिस्ट वहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि कौन कौन से स्टेट होंगे, कौन कौन से संघ राज्य क्षेत्र होंगे। जैसे ही कोई नया स्टेट बनता है या फिर कोई संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा किसी को दिया जाता है तो वहाँ पर ये ऐड कर दिया जाता है। देखिए एक डेट आप नोट कर लें इसके बारे में कि जो ये शब्द है भारत अर्थात इंडिया, देखिए इसको लेकर कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं रहा है कि भारत भी लिख दिया, इंडिया भी लिख दिया। ये सिर्फ और सिर्फ इस पर डिबेट बहुत सारी थी, कुछ ने कहा भारत लिखा जाए, कुछ ने कहा इंडिया लिखा जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत अर्थात इंडिया, इसके पीछे कोई बहुत स्पेसिफिक रीजंस नहीं रहे हैं। लेकिन एक डेट आप नोट कर लें, 18 सितंबर 1949, 18 सितंबर 1949 इस डेट को ये स्वीकार कर लिया गया था कि ये दोनों शब्द लिखे जाएंगे। ठीक है, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे कि अगर भारत किसी अन्य राज्य क्षेत्र को अर्जित करता है, मतलब कोई भी राज्य क्षेत्र अगर राष्ट्र के द्वारा किसी भी प्रकार अर्जित कर लिया जाता है तो वो भी इंडिया में शामिल माना जाएगा। जो अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन अगर स्थिति ये होती है कि इन फ्यूचर कोई भी राज्य या कोई भी स्थान, कोई भी टेरिटरी इंडिया में मिलाई जाती है, इंडिया का हिस्सा बनती है, तो वो भारत का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है। तो इसके लिए ये है कि जो आर्टिकल 2 है वो भारत में नए राज्यों के प्रवेश की प्रक्रिया का जो विवरण है वो देता है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नए राज्य के प्रवेश की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, तो वो है आर्टिकल 2। उसका आंसर क्या है? आर्टिकल 2, क्योंकि आर्टिकल 2 बताता है कि विधि कौन बनाएगा? संसद। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों पर और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगी। नए राज्यों का प्रवेश, इसका मतलब ये है कि भारत से बाहर से अगर कोई राज्य एक्वायर किया जाता है, कोई प्रवेश किया जाता है, तो इस टेरिटरी से बाहर अगर कोई इधर पाकिस्तान के क्षेत्र से कोई पाकिस्तान की साइड से कोई श्रीलंका, मालदीव, चीन, इधर से इन बाहरी क्षेत्रों से, इन क्षेत्रों से अगर कोई भी भारत में शामिल किया जाता है तो उस पर कानून कौन, उस पर उसकी जो विधि क्या है वो संसद बनाएगी। कौन बनाएगा? संसद। और आर्टिकल 2 ये क्लियर करता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगी। जो नए राज्य अगर इंडिया की टेरिटरी के बाहर के कोई राज्य हैं, वो अगर इंडिया में जोड़े जाते हैं तो वो आएंगे आर्टिकल 2 में। ठीक है, आर्टिकल 2A है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद ये कार्य भी कौन करेगा? संसद। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है वो सब देखते हैं। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, कि अगर कोई एक राज्य है तो उसमें कोई एक हिस्सा अलग किया जा सकता है, अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर
देखिए आपको विजिबल है क्या? मैप विजिबल है? देखिए आर्टिकल 2 जो है वो ये बताता है कि भारत के बाहर से अगर कोई एरिया मिलाया जाता है भारत में तो वो उसके विषय में बताता है, और जबकि आर्टिकल 3 जो है वो इंडिया के अंदर की व्यवस्था के बारे में बताता है कि इंडिया के अंदर अगर कोई परिवर्तन किया जाता है उसके विषय में बताता है आर्टिकल 3। देखिए क्या आर्टिकल 3 क्या कहता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, कि देखिए समझ लीजिए ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। तो पहली लाइन आप 3 में ये देखते हैं कि उसका राज्य क्षेत्र, कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, कि इसमें से इतना एरिया अलग कर दिया, अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्य के भागों को मिलाकर। पहली बात क्लियर है कि किसी राज्य का एक भाग अलग कर दिया। दूसरा ये है कि 2 राज्यों को मिला दिया, जैसे अभी ये राजस्थान है और ये हरियाणा साथ में मिला दिया जाए। ये थर्ड कि राजस्थान का इतना हिस्सा और यूपी का इतना हिस्सा, ये 2 हिस्से, थोड़ा सा हिस्सा यूपी का ले लिया और थोड़ा सा राजस्थान का, ये एक नया स्टेट बना दिया जाए। 3 ये कर सकती है, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर, या फिर ये इतना हिस्सा, देखिए जैसे ये इतना हिस्सा है, राजस्थान का ये इतना हिस्सा है, ये सबने अपना बैरेक्ट खोल रखा है ना, पहले ये बताइए, सबके पास सबका बैरेक्ट है? बताइए कि सबके पास सबका बैरेक्ट है क्या? क्योंकि बैरेक्ट से जब तक आप मैच नहीं करेंगे इस चीज को जो पढ़ा रही हूं तो आपको समझ नहीं आएगा। पहला हमने देखा है कि राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, दूसरा 2 या अधिक राज्यों को या राज्य के भागों को मिलाकर, या फिर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर। ये सिचुएशन हम देख रहे हैं कि जैसे ये राजस्थान का इतना हिस्सा है, ये गुजरात में मिला दिया जाए, और इसको ये वाला जो है ना, ये गुजरात, ये इतना हिस्सा जो राजस्थान दिख रहा है इसको भी गुजरात में मिला दिया जाए। ठीक है, ये सब काम करके नए राज्य का निर्माण, 2 छोटे छोटे हिस्से 2 राज्यों के लेकर, या फिर एक हिस्सा इसका लेकर राजस्थान में मिला दिया, इसका छोटा हिस्सा लेकर गुजरात में मिला दिया, या फिर गुजरात और राजस्थान को मिलाकर एक स्टेट बना दिया। ये सब काम संसद कर सकती है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। फिर नेक्स्ट आप देखते हैं किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, कि जैसे अब गुजरात की सीमा इतनी है तो गुजरात की बढ़ा के ये इतनी 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 ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं कि अब सीमा ये रहेगी गुजरात की। ठीक है, और किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। गुजरात, राजस्थान, किसी भी स्टेट का संसद नाम बदल सकती है। लेकिन आप आर्टिकल 3 में ये देखेंगे कि जो ये प्रोविजन है उसके लिए कुछ टर्म्स लगाई गई हैं, कुछ कंडीशन क्रिएट की गई हैं। क्या लिखा गया है कि कोई भी इस तरह का विधेयक, देखिए जब कोई भी परिवर्तन इस तरह का किया जाता है तो वो साधारण संविधान संशोधन, साधारण जो बहुमत है उसके द्वारा किया जाएगा। इसीलिए आपको संविधान संशोधन पहले पढ़ाए गए थे, क्योंकि अब 3 में 4 में सब में आप ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब आगे ये लिखा है कि इस प्रोविजन के लिए क्या है, राष्ट्रपति की अपना बैरेक्ट खोल के रखें, उससे पढ़ें। ठीक है, कि
जो इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, और मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन इसके पीछे जो प्रोविजो है आर्टिकल 3 का, उसमें यह बात क्लियर कर दी गई है कि इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र पर, सीमाओं के पर या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार के लिए एक टाइम पीरियड जो राष्ट्रपति डिसाइड करता है वो राय नहीं ले ली जाए, तब तक, लास्ट लाइन में आप देखेंगे कि संसद के किसी भी सदन में ये पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा, कि किसी भी सदन में नहीं लाया जाएगा। मतलब इसके लिए ये जरूरी है कि पहले राष्ट्रपति क्या करेगा, विधानमंडल से राय लेगा। जैसे किसी राज्य का नाम बदलना है तो ये राय ली जाएगी कि क्या आपके राज्य का नाम बदला जा सकता है क्या, तो इसके लिए ये पूछा जाता है कि नाम बदला जा सकता है क्या। हालांकि जो ये राय है ये संसद पर या मतलब केंद्र पर राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो माने या ना माने, ये डिपेंड करता है केंद्र पर, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अवधि इसमें कोई स्पेसिफिक अवधि नहीं है, अवधि जो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा वो ही अवधि होती है। वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया हो और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि, विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि या तो राष्ट्रपति स्पेसिफिक कर देगा या फिर जो निर्देश होगा उसमें ये लिखी होगी विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि, या तो स्पेसिफिकली निर्देश जारी किया जाएगा उसमें विनिर्दिष्ट होगी, मतलब उसमें लिखी होगी, या अनुज्ञात कर दी जाएगी कि हाँ भाई इतने 5 दिन 10 दिन आपको ये टाइम दिया जाता है जिसमें आप क्या करेंगे, बताएंगे कि ये परिवर्तन किया जाना चाहिए अथवा नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। और टाइम कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है, टाइम का उल्लेख नहीं है। और जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश है, वहाँ उस राज्य का विभाजन कर दिया गया था और तेलंगाना बनाया गया था, वो भी आर्टिकल 3 के, ये जो आर्टिकल 3 हम पढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग बना था। दादरा और नगर हवेली और दमन दीव 2 संघ शासित क्षेत्रों को मिलाकर एक कर दिया गया, वो J&K को समाप्त करके 2 नए संघ शासित प्रदेश बना दिए गए, वो सब आर्टिकल 3 के एग्जाम्पल हैं। अब हम प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह से आगे, जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेके हम प्रोसेस देखते हैं कि जैसे कि हम J&K का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किस तरह से पूर्ववर्ती शर्त जो है, देखिए क्योंकि पूर्ववर्ती शर्त क्या है, सबसे पहले कि राष्ट्रपति की सिफारिश, इसकी पहली शर्त ये है, उसके बाद में ही ये कहीं कोई मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा उसमें पुनर्स्थापित किया जाएगा। तो J&K का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जब J&K का विभाजन पुनर्गठन विधेयक लाया गया था तो सबसे पहले 5 अगस्त 2019 को वहां से 370 हटा दिया गया, 5 अगस्त 2019। हालांकि बाद में 31 अक्टूबर 2019 को यह कानून अस्तित्व में आया। तो अब हमें आर्टिकल 3 को ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि क्या J&K में सभी शर्तों का पालन किया गया या नहीं। देखिए राष्ट्रपति द्वारा जो विधानमंडल है वहां से राय ली जाती है, तो क्या वहां पर राय ली गई थी? राय वहां पर नहीं ली गई थी और सरकार का इस पर तर्क ये था कि वहां पर राष्ट्रपति शासन था, तो वहां पर जब विधानमंडल अस्तित्व में ही नहीं था तो हम राय कैसे ले सकते थे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर किसी राज्य में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू है तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास, संसद के पास आ जाती हैं, वहां पर कानून बनाने का काम वही करते हैं। तो सरकार का ये मत था कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से हम वहां पर कानून निर्माण की शक्ति जो थी हमारे पास थी। तो देखिए पहली शर्त पालन नहीं किया गया, विधानमंडल वहां पे अस्तित्व में नहीं था, लेकिन कानून 370 हटाने के बाद में ये निर्णय वहां पर लिया गया था। तो ये मुद्दा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि ये विरोध किया गया था कि जो राष्ट्रपति शासन है वो एक अस्थायी अवधि के लिए होता है, तो राय लेना जरूरी था, कि राय ली जानी चाहिए थी। क्योंकि देखिए राय के बाद में वो क्या कहती, विधानमंडल क्या कहती है उसमें
ये राइट बाकायदा राष्ट्रपति को है कि मानना जरूरी नहीं है, चाहे वो माने चाहे ना माने। इसलिए ये एक विरोध किया गया कि एक अस्थायी व्यवस्था के दौरान क्या इतना बड़ा स्थायी परिवर्तन का निर्णय लिया जाना उचित था, क्योंकि देखिए जो राष्ट्रपति शासन था वो तो अस्थायी था, लेकिन इसकी दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो परिवर्तन किया गया क्या कि दो भागों में विभाजित कर दिया गया और दो यूटीज बना दिए गए, J&K और लद्दाख। तो क्या ये सही था इस बात को लेकर, क्योंकि वहां के लोगों का मानना, वहां की जो मानना है वो ये है कि 6 महीने साल भर इंतजार किया जा सकता था, विधानमंडल बन जाता, उसके बाद चुनाव हो जाते, उसके बाद में भी ये काम किया जा सकता था, जो अभी तक अभी चल रहा है, इस पर कोई डिसीजन अभी नहीं आया है। और ये इसी तरह से है कि देखिए अभी जैसे कि यूपी है, यूपी की गवर्नमेंट से एक राष्ट्रपति के द्वारा ये राय मांगी जाए कि आप यूपी का, उत्तर प्रदेश का नाम बदल के हम उत्तम प्रदेश कर देंगे, लेकिन अगर यूपी की गवर्नमेंट ये कहे कि नहीं करना है, तो इस नहीं का मतलब ये नहीं होगा कि राष्ट्रपति ये माने कि नहीं करेगा। और अगर विधानमंडल के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये भी कह दिया जाता है कि हाँ आप कर दीजिए, चाहे विधानमंडल जो है वो चाहे हाँ या ना कोई भी राय दे, उसको दोनों को ही मानना कोई जरूरी नहीं है। अगर राष्ट्रपति ने अगर भेज भी दिया है और अगर स्टेट ने हाँ भी कर दिया है, तो भी जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति वो काम कर ही दे। वो राष्ट्रपति और संसद के ऊपर है पूरा कि वो कोई निर्णय लेती है या नहीं है। ये राय सिर्फ एक फॉर्मेलिटी टाइप में। ठीक है। और इसी तरह से 2014 में इसकी एक स्थिति आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की सरकार से ये राय मांगी गई थी कि आपके में से एक हिस्सा अलग करके तेलंगाना का निर्माण किया जाएगा, तो इस पर अपनी राय दें। तो राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश की विधानमंडल को जब ये राय व्यक्त करने के लिए कहा, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की ये राय थी कि ये विभाजन नहीं होना चाहिए, जबकि हुआ क्या, तेलंगाना बना और 1 जून 2014 को अस्तित्व में भी आ गया। तो इसलिए राज्य विधानमंडल की राय है वो इसको प्रभावित नहीं करती है। ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि इस अनुच्छेद के खंड कैसे खंड ड़ में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र हैं, किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। देखिए इसका मतलब ये है कि इसमें जितने कै के अंतर्गत जितने भी जहां पे भी राज्य लिखा हुआ है, तो वहां पर संघ राज्य क्षेत्र इंक्लूड है। मतलब परिवर्तन, ये जो जितने परिवर्तन लिस्ट में दिए गए हैं ये राज्य में भी किए जा सकते हैं और संघ राज्य क्षेत्र में भी किए जा सकते हैं। ये बात लिखी हुई है एक तो कि इस कै में जो राज्य लिखा हुआ है उसमें तो संघ राज्य क्षेत्र शामिल है, लेकिन जो कै से खंड ड में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र, किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं आता है। तो इसका मतलब देखिए ये है कि इसमें जो राज्य शब्द प्रयोग किया गया है कि परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में, तो ये जो राज्य शब्द है इसमें संघ राज्य क्षेत्र नहीं आएगा। देखिए इसका रीजन ये है क्योंकि राज्य जो है उनका एक विधानमंडल है, तो उनसे राय मांगी जाती है, जबकि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनकी गवर्नमेंट कौन है, संघ है, सेंटर है, कानून वही, जिनको जो प्रस्ताव लेके आ रहे हैं वही निर्माता हैं, तो फिर वो किससे राय लेंगे। इसलिए संघ राज्य क्षेत्र को इसमें शामिल कि जो परंतु वाला राज्य है उसमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, लेकिन ऊपर कै से ड़ के बीच में जो राज्य है, मतलब ये परिवर्तन जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों में भी किए जा सकते हैं। क्लियर। खंड कै द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। कि जो कै में लिखा हुआ है कि द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत की जो शक्ति दी गई है नए राज्य बनाने की, तो उसमें किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को कि किसी भी राज्य को किसी दूसरे राज्य के साथ, संघ राज्य क्षेत्र के साथ, कि किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की संघ राज्य क्षेत्र को भी किया जा सकता है और राज्य क्षेत्र में भी किया जा सकता है, और उसके किसी भाग को मिलाकर अन्य राज्य या फिर अन्य संघ राज्य क्षेत्र
बनाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि जो JNK को विभाजित करके 2 यूटीज बनाई गई हैं, वो इस बात को क्लियर करती हैं। सबको समझ में आ गया? क्लियर? अब आप नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 4 की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। देखिए, आपको जब आर्टिकल 368 पढ़ाया गया था तो उसका रीज़न ये भी था कि जब हम आर्टिकल 4 डिस्कस करेंगे उसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें आर्टिकल 368 बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आर्टिकल 368 में क्या है। 368 में क्या बताया गया है? 2 विधियां बताई गई हैं, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का विधानमंडल का अनुमोदन। 2 स्थितियां हम देखते हैं कि 368 में बताई गई हैं। तो अब आप देखिए कि इसमें क्या लिखा है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों। क्या लिखा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है। ये मतलब ये क्लियर करता है कि अगर 2 या 3 के अंतर्गत किसी तरह का परिवर्तन आता है तो संशोधन कहाँ होगा? पहली और चौथी में। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा सा मीनिंग इसका ये निकलता है कि अगर किसी तरह का परिवर्तन आता है तो 1 और 4 में परिवर्तन किए जाएंगे, क्योंकि देखिए नया यूटी जुड़ा है तो शेड्यूल 1 में चेंज होगा। नया राज्य अगर तेलंगाना जैसे जुड़ा था तो नया राज्य जैसे जुड़ा था, और जब उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड अलग हुआ था तब तो जितने भी कोई परिवर्तन किए जाएंगे उसके प्रोविजन 1 और 4 में जो प्रभावित होंगे, जो वो परिवर्तन होंगे, वो ये 1-4 बताता है कि कोई परिवर्तन होगा तो वो 1 और चौथी अनुसूची में कर दिया जाएगा। इसका आर्टिकल जो सब क्लॉज 2 है वो क्या कहता है कि पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। देखिए, ये 4 का जो सब क्लॉज 2 है ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि, कि देखिए कोई परिवर्तन अगर किया जाता है, नया राज्य जोड़ा जाता है या फिर कोई 2 राज्यों के कुछ हिस्से मिलाकर नया राज्य बना दिया जाता है, तो उससे जो भी चेंज आएगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कौन सा वाला? 368 वाला संविधान संशोधन। सबको 368 वाले संविधान संशोधन जो पढ़ाया था वो सब याद है ना? क्योंकि देखिए उसमें जो तरीके बताए गए हैं उससे जब संशोधन होता है तो वो बाकायदा काउंटिंग में आता है संविधान संशोधन में। लेकिन ये जो संशोधन हो रहा है 2 या 3, वो किससे किया जाएगा? साधारण बहुमत से। और साधारण बहुमत आप देखते हैं कि 368 में वर्णित नहीं है। देखिए, आपके साथ में जो 368 और संशोधन की जो क्लास है उसको किए जाने का एक मुख्य कारण यही था कि जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे आगे तो सबसे पहले संशोधन किस तरह से होते हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो 368 में जो 2 विधियां बताई गई है वो विधियां आर्टिकल 2 और 3 को नहीं होती है लागू। 2 और 3 में जो परिवर्तन किए जाते हैं वो जो परिवर्तन होंगे वो पहली और चौथी अनुसूची में परिवर्तन के तौर पर लिख दिए जाएंगे, लेकिन वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। आप देखिए आर्टिकल जितने संविधान संशोधन याद करते हैं उसमें बहुत सारे हम 1 बाय 1 हम ये 104, 105, 103, 102, 101 ऐसे करके हम संशोधन याद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे संशोधन याद किया है कि हाँ उस संविधान संशोधन के द्वारा तेलंगाना जोड़ा गया था, उस संविधान संशोधन के द्वारा ये ऐसे वो जम्मू और कश्मीर को 2 यूटीज में बना दिया गया था? ऐसे संशोधन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान संशोधन में जो काउंट होते हैं वो 368 का जो
संशोधन है उससे जो होते हैं वही संविधान संशोधन में काउंटिंग में आते हैं। ये जो परिवर्तन है वो सिर्फ पहली और चौथी अनुसूची में किए जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है कि 368 के जो पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि कि अगर 2 या 3 के द्वारा कोई भी नया परिवर्तन आता है तो कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। ठीक है, डन, सबको समझ में आया? बीच में हमने एक आर्टिकल छोड़ा था 2A। एक दो तीन चार सब क्लियर है क्या, बताइए? सब क्लियर? देखिए बीच में हमने एक आर्टिकल छोड़ दिया था कि सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। क्या किया गया? 36वां संविधान संशोधन करके इस आर्टिकल को रिपील कर दिया गया। 1975 में 36वां संविधान संशोधन आया और इसको रिपील कर दिया गया। देखिए आप देख रहे हैं कि 2A की डिटेल आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। देखिए ये शायद विजिबल नहीं होगा लेकिन मैं आपको बोलकर बता देती हूँ। आप सिक्किम जिसमें 10वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र शामिल हैं, उस अनुसूची में निर्धारित नियमों और शर्तों पर संघ से सहयुक्त होगा। ये एक आर्टिकल जोड़ा गया था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। जोड़ा किससे गया था? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। सिक्किम जिसमें 10वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र शामिल हैं, उस अनुसूची में निर्धारित नियमों और शर्तों पर संघ से सहयुक्त होगा। ये था आर्टिकल 2A पहले जो 35वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, वो ये है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो बात करते हैं कि 2A अस्तित्व में क्यों आया था, कि 2A के आने का रीजन क्या था। देखिए जो आप ये एक टर्म पढ़ रहे हैं सहयुक्त होगा, मतलब क्या किया था? एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, सहयुक्त राज्य। क्योंकि देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले ये पढ़ के आए हैं कि अगर कोई नया राज्य बाहर से जोड़ा जाता है, शामिल किया जाता है 2 में, आर्टिकल 2 में, और 3 में हमने क्या देखा कि अगर कोई अंदर ही अगर टेरिटरी के अंदर किसी तरह का परिवर्तन किया जाता है तो वो आर्टिकल 3 में आएगा। और सिक्किम कहाँ था? टेरिटरी के बाहर। तो फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है या फिर मस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी आपने करंट ये चीज़ पढ़ी है तो बिल्कुल आपको क्लिक करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई कि ये 2A जोड़ा गया सिक्किम के रिलेटेड
कि सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। तो इसके लिए संविधान संशोधन क्यों है बाकायदा, और इसको जब रिपील किया गया तब भी नया संविधान संशोधन क्यों था, जबकि राज्य के लिए ये स्पेसिफिक है ही नहीं, क्योंकि बाकायदा आर्टिकल 4 में ये लिखा है कि इसमें 368 वाला प्रोविजन नहीं होगा। देखिए, जो आप एक टर्म इसमें पढ़ रहे हैं, सहयुक्त राज्य, एसोसिएटेड स्टेट, ये एक नई ही चीज उस टाइम निकल कर आई थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसमें क्या दिया हुआ था, एक तो राज्य शब्द दिया गया था या फिर संघ राज्य क्षेत्र, और जो सिक्किम को जो बनाया गया था वो क्या बनाया गया था, सहयुक्त राज्य बनाया गया था। लेकिन इसके साथ ही जब सहयुक्त राज्य बनाया गया था तो उसके बाकायदा उसको ऑटोनॉमस राइट्स भी दिए गए थे। देखिए, इसमें जो ये बनाया गया था इसमें कुछ जिम्मेदारियां गवर्नमेंट की थी। क्या थी कि उसकी जो क्षेत्रीय अखंडता है उसकी रक्षा करने की, और सिक्किम की जो राजनीतिक, आर्थिक और जो वित्तीय बाहरी मामले जितने थे उनका रेगुलेशन, उनका संचालन, और भारत सरकार क्या, रेलवे, टेलीग्राफ, वायरलेस कनेक्शन और जितने ये नेविगेशन टेक्निक जितनी थी उनकी जिम्मेदारी थी, और सिक्किम के जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदारी थी, और सांप्रदायिक सद्भाव और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना। देखिए, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि जो सिक्किम की जनता ने भारत में मिलने का, देखिए वहां पे स्थिति ये थी कि चोग्याल वंश के शासक जो थे वो वहां पर थे, ठीक है, तो उनकी जो राजाशाही थी, जो राजतंत्र था, उससे वहां की जो जनता थी वो बहुत परेशान थी। तो उस परेशानी की वजह से वहां पर बाकायदा विधानमंडल भी बन गया, लेकिन फिर भी राजाशाही प्रभावी वहां पर थी, और उस वजह से विधानमंडल होने के बावजूद भी उस राजतंत्र के जो शोषण था उससे वहां की जनता परेशान बहुत थी। तो हालांकि 35वें संविधान संशोधन के पहले वहां पर ये कर दिया गया था कि अब इंडिया में सिक्किम को मिला दिया जाएगा, लेकिन इसके 4 दिन, जिस डेट को ये घोषणा हुई कि अब विधानमंडल में जब ये पारित हो गया कि अब सिक्किम को इंडिया में शामिल कर दिया जाएगा, उसके 4 दिन बाद में बाकायदा इसके अलावा रेफरेंडम भी करवाया गया था, जनमत भी लिया गया था, और जबकि 90,000 वोटर्स जबकि वहां पे थे, उनमें से 97% लोगों ने इसके पक्ष में मत दिए थे कि हाँ, इंडिया में मिलना ही चाहिए। कुछ 2-3 हजार लोग रहे होंगे जिन्होंने, 3% जो लोग थे उन्होंने ये कहा था कि नहीं मिलना चाहिए। इसलिए बाकायदा 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि जो एक नया अस्तित्व, एक नया जो पिक्चर बनाई गई थी कि सहयुक्त राज्य बनाया गया था, क्योंकि आप ये समझ लीजिए सहयुक्त राज्य एक इस तरह से था कि जो इंडिया था ना, वो इंडिया सिक्किम के लिए एक गार्जियन स्टेट के तौर पर आया था। गार्डियन स्टेट के तौर पर आने की वजह से आप ये समझ लीजिए कि जो सिक्किम की स्थिति रहेगी वो एक दूसरा इंडिया ही एक इस तौर पर आप देख सकते हैं था। इसलिए जो सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था, इसीलिए बाकायदा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, इसलिए बाकायदा 35वां संविधान संशोधन हुआ था, और ये चीजें संशोधन में काउंट होती है। लेकिन इसके बाद भी जब ये सहयुक्त राज्य का जो दर्जा था, इसको लेकर बहुत विवाद हो गए थे, तो फाइनली वहां की जनता का ये मानना था कि अब कंप्लीटली वहां पर बिल्कुल इंडिया का एक स्टेट वहां पर बन जाना, इंडिया का स्टेट के तौर पर सिक्किम को शामिल कर लिया जाना चाहिए। तो 16 मई 1975 को सिक्किम को एक नए राज्य के तौर पर इंडिया में शामिल कर लिया गया था, और एक संविधान संशोधन किया गया था, 36वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा जो 2A है उसको रिपील कर दिया गया था। जो आज 2A हम देखते हैं, ये वाला ये है कि 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा निर्देशित जो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ये जोड़ा गया था, क्योंकि इसमें 2A में क्या था, सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था, इसलिए बाकायदा 2A लिखा गया था। क्योंकि जो शेड्यूल 1 है उसमें क्या किया जाता है, या तो आप संघ राज्य क्षेत्र बनेंगे
या आप राज्य बनेंगे उसके हिसाब आपको प्रतिस्थापित वहां पर किया जाएगा। लेकिन जो सिक्किम उस समय जब जोड़ा गया तो ना तो वो संघराज्य क्षेत्र था और ना ही वो राज्य था, इसलिए बाकायदा एक दूसरा एक 2A जोड़ा गया और एक 35वां संविधान संशोधन करके उसको संयुक्त राज्य के तौर पर स्थापित किया गया। लेकिन वहां पर फिर भी स्थिति सही नहीं हुई, तो उसके कारण क्या किया गया, 36वां संविधान संशोधन करके एक पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को दे दिया गया और पहली अनुसूची में उसके एक राज्य के तौर पर सिक्किम का नाम शामिल कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से 2A का जो स्टोरी है वो ये है। 1 से 4 पार्ट 1 सबको क्लियर, बताइए। पार्ट 1 में कोई डाउट? अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट इसको लेकर होता है तो आप चैट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास अभी तक रहेगी, नेक्स्ट पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अगर नागरिकता वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे तो गोचपोच हो जाएगा, इसलिए हम कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।